में वो मान रहा नहीं है किया है किसी तो तरह सब्सक्राइब प्लान टू किया वर्ल्ड था। अफेयर्स नाउ। जी रशिया ने रिसेंटली इंडिया को एक आतंकवादी हमले से बचाया है। यहाँ पर आप ओ देख पाओगे आतंकवादी हमला। रशिया का जो सरकारी न्यूज आउटलेट है तास, जी इसका ही आर्टिकल है। रशिया के जिस तरीके से हमारे यहाँ दूरदर्शन है वैसे वहां पर रशिया में तास है। तो ये लोग कह रहे ओ हैं कि न्यूज चैनल है। FSB फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो ने डिटेन कर दिया है इस्लामिक स्टेट का मेंबर जो इंडिया में जाकर एक आत्मघाती हमला करने वाला था, मगर रशिया ने इस आतंकवादी को वहीं पर रोका। इसकी एक वीडियो बनाई, जी हाँ लिटरली इन लोगों ने इसकी वीडियो अपलोड करी है जहां पर ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से टर्की में इसके दिमाग में जो ये आतंकवाद वगैरह का आइडिया है ये डाल दिया गया और फिर ये इंडिया में जाकर एक टेररिस्ट अटैक करने वाला था। और आप जान के हैरान होंगे इस आतंकवादी ने खुद रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये बात एक्सेप्ट करी है कि इसका टारगेट इंडिया में जो रूलिंग एलीट है वहां के लोग थे। मतलब कि ये आम आदमियों को मारने नहीं आ रहा था, जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं इस वक्त टॉप लेवल पर उनको ये आदमी मारना चाहता था। अब अगेन ये जो इसने यहाँ पर लाइन यूज करी है कि इंडिया के जो रूलिंग सर्कल्स हैं उन लोगों को मारना चाहता था, इसमें कोई भी हो सकता है। परहैप्स इंडिया के PM, होम मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल, ये सब लोग आज के समय दुनिया भर में वेल नोन है, हाई प्रोफाइल लोग हैं। हो सकता है कि ये मल्टीपल लोगों को इकट्ठा मारना चाहता हो, बट इसका टारगेट था रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियाज रूलिंग सर्कल। अब यहाँ पे मुझे बता, आप एक सवाल पूछोगे, 1 मिनट। रशिया ने एक आतंकवादी को अपनी धरती पे रोक दिया ताकि ये भारत पे एक अटैक ना करे। ओके, मगर ये क्या आतंकवादी रशियन था? रशिया के सरकारी न्यूज आउटलेट ने बताया ये है कि ये आतंकवादी मोस्ट प्रोबेबली था सेंट्रल एशियन कंट्री से। यहाँ पर आप देख पाओगे भारत और रूस के बीच में ना आपको ये बहुत सारे देश मिलेंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इनको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। तो टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अभी हमको प्रिसाइसली पता नहीं है कि किस सेंट्रल एशियन कंट्री से ये बिलोंग करता है, मगर ये नेटिव है सेंट्रल एशिया का। बाद में बताया जाता है कि ये ऑनलाइन रेडिकलाइज हो गया। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया भर की। रशियन मीडिया ने कहा है कि इसको टेलीग्राम में कोई ग्रुप वगैरह मिल गए, इस गलत लोग वहां पर मिल गए, उनके साथ ये कांटेक्ट में रहा, धीरे धीरे इसके दिमाग में आतंकवाद की बातें भर दी गई। देखिए, पैदा होते ही कोई आतंकवादी होता नहीं है, धीरे धीरे इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उसके दिमाग में ये सब जो हेटेड है ये डाली जाती है। तो बताया जा रहा है रशिया की सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा कि इस आदमी के दिमाग में कि इंडिया पे अटैक करना है या फिर आतंकवाद वगैरह करना है, ये सारी बात टर्किश बेस्ड ग्रुप्स ने डाली थी। बाद में जब ये बिल्कुल रेडिकलाइज हो गया तब ये टर्की गया भी। टर्की में इसकी कई मीटिंग्स हुई हैं, ट्रेनिंग हुई है इसकी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है फ्रॉम अप्रैल टू जून 2022 वाइल इन टर्की। इसको रिक्रूट किया गया था बाय द IS लीडर्स एज ए सुसाइड बॉम्बर। तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि टर्की में इस्लामिक स्टेट आज के समय इतना ज़्यादा एक्टिव है कि ये लोग दुनिया भर में कहीं से भी कोई अगर इनको कोई भटका हुआ नौजवान मिल जाए उसको रेडिकलाइज कर देते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, देखो सेंट्रल एशिया का टर्की के साथ एक एथनिसिटी का भी लिंक है। अब फॉर एग्जांपल टर्की के लोग खुद को एथनिसिटी से क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम लोग टर्क हैं। जिस तरीके से इंडिया में आपको बहुत सारी एथनिसिटी मिलेगी, पंजाबी, बंगाली हो गए, मराठी हो गए, वेरियस एथनिसिटी के लोग हैं, कश्मीरी हैं, तो सिमिलरली टर्की के लोग खुद को कहते हैं टर्क्स। ना बाकी जो सेंट्रल एशिया में बहुत सारे देश है ना, यहाँ पर भी आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो खुद को टर्क्स कहते हैं। इवन जो यहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स है ना चाइना में, ये भी खुद को टर्क्स कहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज की बात नहीं है कि सेंट्रल एशिया से कोई आदमी बड़े आराम से रेडिकलाइज हो गया टर्की के किसी ग्रुप द्वारा, क्योंकि वैसे ही वो एक दूसरे को भाई मानते हैं, सेम टाइप का मानते हैं कि हमारी शक्ल सूरत एक जैसी है, सेम खून है। तो बिल्कुल रशिया ने जो यहाँ पर बात करी है, इट इज बिलीवेबल कि ये आतंकवादी पहले सेंट्रल एशिया से गया टर्की में, और उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, टर्की से सीधा इंडिया पे अटैक करने के लिए ना इसको सीधा टर्की से इंडिया नहीं भेजा, इसको पहले भेजा रशिया में, और उसके बाद कहा कि तुम रशिया से जाओगे इंडिया में। अब ये इसका रीजन क्या है मैं एज्यूम कर सकता हूं, परहैप्स रीजन ये है कि टर्की वैसे ही इंडिया के रेडार पे रहता है आतंकवाद को लेकर। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में भी आता है। तो अगर टर्की से कोई आदमी अचानक से इंडिया में आ रहा होता तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट रहती। मगर सिंस ये आदमी पहले रशिया जा रहा है, रशिया में रुकेगा, फिर रशिया से होकर इंडिया में आ रहा है,
तो हम लोग एंटिसिपेट ना कर पाते शायद ये अटैक कि रशिया से कोई आतंकवादी रेडिकलाइज होकर आ रहा है। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे रशिया से टूरिस्ट आते हैं गोवा में या फिर अंडमान आइलैंड्स में, ये लोग छुट्टियां मनाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के भी माइंड में ऑब्वियसली होगा नहीं कि रशिया से एक सुसाइड बम्बर आ सकता है इंडिया में। मगर थैंकफुली 2021 में इंडिया और रशिया ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी जो कॉपरेशन है ये बढ़ा दी थी। व्लादिमीर पुतिन 2021 में रशिया से आए थे इंडिया में, और इंडिया में आकर जब ये मोदी जी से मिले तब काउंटर टेररिज्म पर स्पेशल फोकस किया गया था। तो देखिए रशिया भी अलर्ट रहेगा। कल को अगर मान लीजिए फ्यूचर में भी कुछ अगर इनको इनपुट मिलते हैं कि इंडिया में आतंकवादी हमला हो सकता है तो उसकी जानकारी ये लोग देते रहेंगे। अब उसके अलावा आप अगर मुझसे पूछें कि अच्छा टर्की का यहाँ पर मेन रोल है, तो मतलब क्या ये सब एर्दोगान ने कराया है? देखो अगेन यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि टर्की क्या एक स्टेट स्पॉन्सरर है ऑफ टेररिज्म? हमको ये पता है कि टर्की से आतंकवाद को फाइनेंसिंग मिलती है क्योंकि टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में है। मगर क्या टर्की एक स्टेट स्पॉन्सरर है ऑफ टेररिज्म? ये हम 100% कह नहीं सकते कि लिटरली एर्दोगान की सरकार ये सब अटैक्स प्रमोट कर रही है। वी कांट से फॉर श्योर कि यहाँ पर कोई रेडिकलाइज ग्रुप है बस टर्की में ऑपरेट करता है या फिर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। इसके बारे में ऑब्वियसली हमको और एविडेंस चाहिए होगा इन द नियर फ्यूचर। और हाँ, यहाँ पर मैं यही बता दूं, आप देखोगे रशिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इस अटैक को रोका है FSB ने। नाउ FSB है क्या? देखो FSB वैसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो रशियन में मिलेगी आपको, मगर दुनिया भर में इसको कहा जाता है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। आई एम श्योर आपने लाइफ में काफी बार KGB के बारे में सुना होगा। KGB रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी, जिस तरीके से इजराइल में मोसाद है, इंडिया में रॉ, पाकिस्तान में ISI, रशिया का KGB। बहुत लंबे समय से इस पर किताबें लिखी गई है, दुनिया भर में फेमस है KGB। अब KGB के बारे में मैं आज भी देखता हूँ कई इंडिया में सो कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स की वीडियो बनती है, वहां पे लोग कहते हैं KGB आज भी है। रियलिटी में KGB खत्म हो चुका है। जब 1991-1992 के बीच में USSR का डिसोल्यूशन हो गया था, उसके बाद से KGB का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। KGB ने अपना नाम चेंज कर लिया और ये लोग बन गए FSB। और वैसे देखो FSB को ना मोसाद और रॉ से कंपेयर करना ठीक होगा नहीं, क्योंकि ये लोग मोसाद रॉ के बियॉन्ड बहुत कुछ करते हैं। मोसाद रॉ तो ठीक है, इंटेलिजेंस वगैरह गैदर करी, आतंकवादी हमले रोके, इस सब पे फोकस रहता है इनका। मगर FSB काफी बार जो इंटरनल गवर्नमेंट रशिया की चलती है उसमें भी ये लोग काफी पार्टिसिपेशन करते हैं। व्लादिमीर पुतिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पहले KGB में काम करते थे, बाद में FSB में काम करते हैं। बहुत सारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं FSB KGB के, वो बाद में रशिया में कहीं से घूम फिर के पॉलिटिशियन बन जाएंगे, टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो आप कह लीजिए रशिया को ही आज के समय FSB चलाता है। नाउ यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि रशिया ने ऑफिशियली जो ये बातें बोली है कि ये आदमी जो है ये आतंकवादी इंडोक्ट्रिनेट हुआ था इन टर्की, ये इंडिया को एक मौका देता है। उसको मानते हैं, वो अपनी जगह आप लोग ठीक भी कह रहे होते हैं कि वो चीजें आ रही हैं। नाम का रखे होते हैं सामने ये तो वो अल्लाह अकबर है बॉम्ब नो, ये क्या है? तो इन्होंने खुद किया ना, तो वो हम नहीं कह सकते। एनीवेज अगर हम इन चीज़ों की तरफ आ जाए तो मैं तो काफ़ी हैरान हूँ कि टर्की तो पहले ही ग्रे लिस्ट में आ चुका है, वो भी इस तरह की चीज़ें कह रहा है। पाकिस्तान का तो हमने सुना था, फिर पाकिस्तान का सुना क्या, पाकिस्तान तो हमेशा इन्हीं कामों में होता है अटैक्स वगैरह में। बट आई थिंक टर्की को चीज़ों में नहीं, अगर वो आएगा तो उसकी भी हालत ऐसे ही पाकिस्तान की तरह। सबसे पहली बात है ग्रे लिस्ट और टर्की हो गया, फंडिंग वगैरह के एलिगेशंस पहले ही हैं। दूसरी बात है कि किसी अगर आप लोग आग लगा की को कि आप ही घर तक नहीं आएंगे तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, इस मुल्क में जो हो रहा है वो सबके सामने एक एग्जाम्पल है।